हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं देव अवस्थी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। पहले टॉपिक की बात करें तो क्लास 10th है आपकी और चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला टॉपिक जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है पहले आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो मेरे पास ये आपका एक बोर्ड है, ये चौक है। चौक से जब मैं बोर्ड पे लिखता हूं तो चिपक जाता है, चौक जो है बोर्ड पे चिपक जाती है। या फिर जो है मैं ब्राइटनेस जो है उसको एडजस्ट कर लूं जिससे कि आपको ये सारा कुछ विजिबल रहे, क्लियर रहे। ठीक है, तो बोर्ड से चौक से मैं क्या करूंगा, चौक से मैं बोर्ड पे लिखूंगा। ये आपका बोर्ड है, चौक से बोर्ड पे लिखूंगा। जैसे ही चौक को रब करूंगा तो यहाँ चौक पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जनरली आपका बोर्ड जो है वो अनचार्ज है यानी कि न्यूट्रल है, कह सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह के चार्ज होंगे और ये आपके इक्वल अमाउंट में होंगे। जैसे ही मैं इस निगेटिव चार्ज को लाऊंगा यानी कि चौक को इस बोर्ड के पास लाऊंगा तो ये जो निगेटिव है बोर्ड का ये रिपेल हो जाएगा, इस तरह से दूर चला जाएगा। बोर्ड पे बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। अब चौक का निगेटिव और बोर्ड का पॉजिटिव आपस में चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस तरह से बोर्ड पे लिख जाता है। एक और एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, ये आपके पास बॉल है, दीवार है आपकी और आप क्या कर रहे हैं, आप एक बैलून को, गुब्बारे को, आपने एक गुब्बारा लिया, इस गुब्बारे को वूलन क्लॉथ से यानी कि ऊनी कपड़े से रब किया। जैसा ही आप रब करेंगे तो यहां पे क्या होगा, इस बलून पे, गुब्बारे पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे इतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वूलन क्लॉथ पे। ये आपका बलून है और यहाँ पे ये आपका क्या है, वूलन क्लॉथ है। ठीक है, वूलन क्लॉथ है। अब जैसे ही हम इस निगेटिवली चार्ज गुब्बारे को इस बॉल के पास ले जाएंगे, अब बॉल आपकी नॉर्मली क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल बोले तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होगा। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव इक्वल अमाउंट में होगा। जैसे ही हम निगेटिवली चार्ज गुब्बारे को इस दीवार के पास लेके जाएंगे तो इस गुब्बारे का निगेटिव इस दीवार के निगेटिव को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, दूर चला जाएगा। यहां पे कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा और जो गुब्बारा है वो आपका दीवार के साथ चिपक जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इट इज फिजिकल या फिर हम कह सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिजिकल और फंडामेंटल प्रॉपर्टी का है कि ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और जब हम इसको कहां रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं चार्ज को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अगर आपके पास एक चार्ज है, मान लो ये आपके पास चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ फील्ड होगी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही आपके पास एक चुंबक है। अब इसके पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। मैं लोहे की कील लेके जा रहा हूं, वो इतनी दूर से चिपक जाएगी, नहीं चिपकेगी। पास में लेके जाऊंगा यानी कि इसके चारों तरफ कुछ रीजन होता है, कुछ क्षेत्र होता है जहां पे इसका फोर्स जो है, ये मैं लोहे की कील लेके आया, ये इससे चिपक जाएगी। तो जहां पे इसके फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके उस पूरे रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज अगर मूव कर रहा है तो चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज के सराउंडिंग में क्या होगा, चार्ज के सराउंडिंग में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही आपका चार्ज जब मूव करेगा तो वो क्या होगा, वो करंट होगा। और करंट के चारों तरफ कौन सी फील्ड होती है, करंट के चारों तरफ होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो करंट के मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चार्ज अगर आपका मूव कर रहा होगा, एक सेकेंड में जरा ब्राइटनेस एडजस्ट, चलिए। तो यहां पे जब चार्ज मूव कर रहा है, अब ओरेस्टेड आपको बताएंगे कि किसी भी वायर में करंट जा रहा है तो करंट अगर फ्लो कर रहा है वो अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि करंट अपने चारों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से मूविंग चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ प्रोड्यूस क्या करता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी, ये आपकी फिजिकल है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। और जब भी हम इसको रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, व्हेन इट इज प्लेस्ड, इसको कहां रखा जाता है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका क्या करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स को, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, ये आपका एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है कुलाम। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी आपकी कुलाम। फॉर्मूले की बात करें तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एक बॉडी है उसमें n इलेक्ट्रॉन से बनी है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू NE, जहां E क्या है, ये आपका मिनिमम चार्ज है जो जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर n की बात करूं तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर आपका सेम चार्ज है, मान लो आपके पास सेम चार्ज है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, निगेटिव निगेटिव है, तो सेम चार्ज क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, ठीक है। और वही अगर आपके पास अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे कि एक लड़का है एक लड़की है, तो वहां पे मान लो बस में जा रहे हैं, अब दोनों के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा या दो बॉय बैठे हैं उनके बीच ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है जो अपोजिट होते हैं उनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वाइल जो आपके सिमिलर चार्ज हैं, सिमिलर या फिर लाइक चार्जेस, सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये क्या करेंगे, ये आपके दूर भागेंगे, तो रिपेल ईच अदर, ठीक है। अगली बात आती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट की, उससे पहले कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कंस्टिट्यूटिंग बाई 1 कूलम चार्ज, ठीक है। 1 कूलम चार्ज आपको दिया गया है और इसमें आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी हमें ऐसा दिया जाएगा तुरंत हमें फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला सबसे पहले गिवन डेटा पढ़ते हैं, तो डिटरमाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिवन डेटा की बात करें आपसे n पूछा गया है, सोल्यूशन में क्या पूछे हैं आपसे, n पूछे हैं, और E की वैल्यू पता ही है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होती है, और बचता क्या है आपके पास Q, तो Q इज इक्वल टू ये भी गिवन है आपको 1 कूलम, फॉर्मूला में चिपका देंगे तो दिस इंप्लाइज दैट Q इक्वल टू NE, और यहां से अगर हम n की बात करें तो n विल बी इक्वल टू Q बाई Q, कितना है आपका 1.1 है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 होगा, तो ये मैंने यहां ऐसे रख दिया, पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, पॉइंट टू पॉइंट नहीं बल्कि पॉइंट कैंसिल आउट होगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 10/16 है, यानी कि 16 से हमका 10 को डिवाइड करना है, ठीक है, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, 16 6 जा 96 होता है आपका, 4 बच गया, पॉइंट हमारा लगा चल रहा है तो एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, 16 2 जा 32 हो जाएगा, 8 बचा, 8 के लिए क्या करेंगे, जीरो और लगा देंगे तो 16 5 जा 80, कितना निकला है हमारे पास, यानी इक्वल टू निकला है 0.625, और 10 टू दी पावर ऊपर पहुंचेगा तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। इसको हम और लिख सकते हैं, एक पॉइंट को इधर बढ़ा देंगे, एक पावर यहां से निपट जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आप नोट कर लें। इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर मतलब कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो हो जाए। तो पहले मैं आपको कंडक्टर और इंसुलेटर ये पूरा चक्कर समझा दूं, क्या होता है इनका पूरा चक्कर। चलिए, तो कंडक्टर्स की अगर हम बात करें, कंडक्टर्स आपके वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें करंट जो है वो आसानी से फ्लो कर जाए। कंडक्टर क्या है आपके, वो मटेरियल हैं, तो दोज मटेरियल्स, वो मटेरियल्स या सब्सटेंसेस जिनसे क्या हो जाए, करंट जो है पास कर जाए, थ्रू विच करंट कैन पास, करंट जो है वो आपका पास कर सके, करंट कैन पास इजीली एंड फ्रीली, मतलब आसानी से और फ्री, विदाउट एनी बाउंडेशन या फिर किसी भी रेजिस्टेंस के अप्लाई हुए बिना, तो करंट कैन पास इजीली एंड फ्रीली। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा टैप वाटर, जो नल का पानी है, इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज रहती हैं, और ये इम्प्योरिटीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं करंट के फ्लो के लिए। अगर आपका प्योर वाटर है वहां पे आपका कंडक्टर जो है वो करंट का कंडक्शन नहीं होगा, तो टैप वाटर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम वायर, सिल्वर वायर, कॉपर वायर, ये सारे वायर। इसके बाद में ह्यूमन बॉडी, जो हमारा शरीर है, ये क्या है, अच्छा खासा कंडक्टर होता है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर आपके वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से करंट पास ना हो। तो दोज मटेरियल सिंपली डिफाइन कर लेंगे, दोज मटेरियल्स थ्रू विच करंट कैन नॉट पास, जिनसे करंट जो है वो आपका थ्रू विच करंट कैन नॉट पास, यानी करंट जो है वो आपका पास ना कर सके, ठीक है।
करंट पास ना कर सके। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगी आपकी, पेपर हो जाएगा, और क्या, वुड लकड़ी हो जाएगी, ठीक है, बहुत कुछ है हमारे पास एसेट्रा। इसके बाद में अगली बात करते हैं, उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इन दोनों के बीच की कड़ी है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है भैया, फ्लो हो गया, इसमें नहीं हो रहा है। इन दोनों के बीच जिसमें होगा भी और नहीं भी होगा, मैं एक बार ब्राइटनेस चेक कर लूं कि क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो नहीं है, सही चल रहा है। तो अगला टॉपिक आता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर ने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई थी। जो हमारी आज की टेलीविजन का रूप देख रहे हैं बहुत छोटा सा, वो आपका सेमीकंडक्टर की देन है, वरना पुराने जमाने में बहुत भारी, आपने देखा होगा उनकी बैक साइड बहुत बाहर को इस तरह से निकली हुई होती थी। अगर आपने झोपड़ी वगैरह बनाई होगी तो वहां पे इस तरह का टेलीविजन को बनाया होगा आपने। सेमीकंडक्टर क्या है? तो ये आपके वो मटेरियल हैं, तो दोज मटेरियल्स जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, which behave as an insulator, और इंसुलेटर की तरह कब बिहेव करेंगे? तो ये आपके बिहेव करेंगे एट रेस्ट पे, while they behave, और जबकि ये बिहेव करते हैं, behaves like कंडक्टर ऑन हीटिंग, जब हम इनको गर्म कर दें, कंडक्टर ऑन हीटिंग। अभी मैं बताऊंगा कैसे ये हीट करने पे कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। तो एग्जांपल के लिए दो आपके मेन माने जाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, हालांकि बहुत सारे हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, गैलियम, आर्सेनाइड, बहुत सारे हैं। तो इनका चक्कर क्या रहता है? मान लो ये आपके पास सिलिकॉन है, इसके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इस तरह से इसका अरेंजमेंट कुछ होता है। अब जैसे ही हम इसको हीट कर देंगे, यानी कि इसको गर्म कर देंगे, तो इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी। अब जैसे ही इसको सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी, ये बॉन्ड जो हैं, ये बॉन्ड आपके क्या कर जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे। ये सारे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करता है, एक पॉजिटिव चार्ज मिलता है, एक निगेटिव चार्ज मिलता है, और यही पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? नॉर्मली कंडक्टर है, कंडक्टर बोले तो कोई भी वायर, कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है, इन सब में क्या होता है, लगभग 10 टू दी पावर 28, कितने? 10 टू दी पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब अवेलेबल रहते हैं, लेकिन वो करंट का कंडक्शन नहीं करते हैं जब तक कि हम उन्हें एक्सटर्नल एनर्जी ना दे दें। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक करंट, मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, और कंडक्टर में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही हमने इसको किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से, तब फिर ये क्या करेगा? ये आपका क्या करने वाला है? इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, एक चार्ज यहां से यहां गया, यहां, इस तरह से चार्ज का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं करंट। अब अगर आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की, तो जो आपका करंट है, करंट आपका होगा कन्वेंशनल करंट, वो आपका उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है करंट किसके? इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, चार्जेस का फ्लो, और पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम या फिर पर यूनिट सेकेंड, या फिर हम कह सकते हैं जो करंट है आपका, करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब है कोई भी क्वांटिटी है तो वो चेंज हो रही है आपकी किसके साथ? वो चेंज हो रही है आपकी टाइम के साथ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम हो जाएगा, यहां से I विल बी इक्वल टू Q/T, ये इतना हो गया आपके पास। अगर इसकी यूनिट की बात करें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम I से, और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट, या SI यूनिट आपकी होती है एम्पियर। क्वेश्चन आपसे किस तरह से बोर्ड में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसको डिफाइन करना है। सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, I इज इक्वल टू Q/T। अगर हमें इसे 1 करना है तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। कहने का मतलब है 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। डिफाइन कैसे करेंगे? अगर आपका चार्ज, कितना चार्ज? 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के लिए, तब जो करंट है वो आपका कितना कहा जाएगा? 1 एम्पियर कहा जाएगा। कैसे डिफाइन करेंगे? इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम flows for 1 second, then the current is said to be 1 एम्पियर। करंट कितना कहा जाएगा? ये आपका कहा जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है, आप इतना नोट कर लें।
और इसके बाद में चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, आप एक बार इसे थोड़ा स्पीड जो है वो इसको स्लो करके देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से वीडियो आपको पूरा जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तब तक मैं जरा इंक इनपुट कर लूँ, इंक डाल लूँ मार्कर में। तो अब टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझिएगा आप क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। मान लो आपके पास एक कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस तरह से ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इन्फिनिटी से कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाने में जो वर्क डन, अगर हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके आएंगे, कुछ आप बोझ ढोके ला रहे हैं, आपको क्या करना पड़ता है वर्क डन, तो ये वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। देखो V इज इक्वल टू क्या होता है आपका W/Q0। अगर हम इसको यूनिट कर दें तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाएगा वर्क डन के। कब इक्वल होगा, जब इसकी वैल्यू को हम बंद कर दें। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। वर्क डन किसमें, वर्क डन और इन मूविंग या ब्रिंगिंग अ चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट या फिर पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से ला रहे हैं हम इसको, इंफिनिटी से ला रहे हैं। आपको ध्यान रखना है एक चार्ज है जिसको हम इंफिनिटी से ला रहे हैं, एक स्टेशनरी पॉइंट नियर टू अ या फिर टू अ स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, तो नियर टू अ स्टेशनरी पॉइंट चार्ज या फिर स्टेशनरी चार्ज, ठीक है। तो B इज इक्वल टू W/Q0, ये आपका फॉर्मूला बन के निकला है और यही आपका बहुत जगह यूज होने वाला है आगे आने वाले डेरिवेशंस में। अगर इसकी यूनिट की बात करें, SI यूनिट आपकी वोल्ट होती है या फिर हम कह सकते हैं जूल पर कूलाम होती है, तो दोनों आपकी यूनिट वैलिड है। चलिए, इसके बाद में है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर हम सिंपली इसको कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, समझिएगा आप लोग। यहां पे क्या था, हम एक्सटर्नल की बात कर रहे थे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, आपके पास कोई एक कंडक्टर होगा, इस कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मान लो एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में एक चार्ज हम Q0 को ले गए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। तो यहां पे हमें वर्क डन करना पड़ा W, बिल्कुल पीछे वाली कहानी है, बस यहां एक कंडक्टर के अंदर है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज, मैं ब्राइटनेस चेक कर लूं कि यहीं पे है या फिर अलग है। चलिए, तो यहां पे मैं कर देता हूं इसको। हाँ, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द वर्क डन इन मूविंग, क्या मूव करवा रहे हैं फिर से भाई, मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है हमारे पास, और ये कहां से कहां तक है, फ्रॉम 1 टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और इन द कंडक्टर, ठीक है, इन एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन आपका क्या कहलाता है, वो वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर आपसे पूछा जाए, इसकी भी यूनिट होती है, SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट इसकी भी क्या हो जाएगी, SI यूनिट हो जाएगी वोल्ट। और यहां पे खास बात, क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, तो बोल्ट 1 वोल्ट से व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, मीन बाय 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट जो है वो आपका क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, फिर से हम वही करेंगे कि फॉर्मूला जो है उठा के वही वाला चिपका देंगे। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास BAB या फिर BA माइनस BB, और BABB में डिफरेंस है, मतलब जहां पे यहाँ पे हायर पोटेंशियल है उसको हम आगे रखेंगे, हायर में से लोअर पोटेंशियल को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो BAB इज इक्वल टू कितना, W/Q0। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको डिफाइन कैसे करूंगा, मैं इधर रफ करके इसको यहां पे लिख देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस कब कहा जाएगा हमारा 1 वोल्ट, ये तब कहा जाएगा जब वर्क डन आपका कितना हो, वर्क डन हो 1 जूल का, और किसको क्या करने में, एक कूलाम का चार्ज ले जाने में, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, द पोटेंशियल डिफरेंस इज said to be 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को कितना कहा जाएगा, 1 वोल्ट। इफ द वर्क डन इज 1 जूल, वर्क डन कितना है आपका, 1 जूल है, इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ, चार्ज कितना कैरी कर रहे हैं हम, कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम, ठीक है।
यानी कि अगर आपका 1 कूलम्ब चार्ज को ले जाने में हमें वर्क डन करना पड़ रहा है 1 जूल, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच, उसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट। नेक्स्ट आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वाले बच्चे इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं, उन्हें लगता है यही सारा कुछ भगवान है उनके लिए, ठीक है। तो ये आता भी है बोर्ड में, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, कई टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे, रेजिस्टेंस से बनेंगे, रेजिस्टिविटी से बनेंगे। तो उन सब का जो उद्गम स्थल है, जो मेन सोर्स है, वो आपका ओम्स लॉ है। मैं इसको भी रफ कर देता हूं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है आपसे? ओम्स लॉ का मतलब ऐसा नहीं है कोई भोले बाबा का लॉ है या फिर विष्णु भगवान ने कोई लॉ दे दिया इसलिए इसका नाम जो है ओम्स लॉ हो गया। ये कोई साइंटिस्ट थे, उनके नाम से इसका नाम पड़ा ओम्स लॉ। चलिए, तो क्या कहता है आपसे ओम्स लॉ? ओम्स लॉ ये कहता है अगर आपकी सराउंडिंग की कंडीशन कांस्टेंट है, कहने का मतलब ये है कि आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी कि जो आर्द्रता होती है वो अगर कांस्टेंट रखी जाए, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट क्या है आपका? टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर, जो करंट होगा किसी सर्किट में फ्लो कर रहा होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द करंट फ्लोइंग, करंट जो है जो आपका फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। ये जो करंट है फ्लो कर रहा है सर्किट में वो किसके प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड वोल्टेज के। और अप्लाइड वोल्टेज को ही भैया हम क्या बोलते हैं? इसी, यही तो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे हम सिंपली कह सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर पापा से आप रुपए ले रहे हैं, आप पापा पे डिपेंड है, तो कहीं पापा भी तो आपसे कुछ चाह रहे हैं, पापा की भी तो इच्छा है बेटा हमारा जो हमारा लौंडा है, लड़का है, वो टॉप करे जिले में। तो कहीं ना कहीं जब आई आपका बी पे डिपेंड है तो हम कह सकते हैं जो बी है वो भी तो भैया आपका आई पे डिपेंड होगा। और जब भी प्रोपोर्शनल था इनका क्या चक्कर है? मान लो आपको चाय बनानी है, ठीक है, आप टी बना रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मिल्क पे, यानी कि अगर आप दूध बढ़ाएंगे तो चाय जो है बढ़ेगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो पानी से बना लेते हैं, बाद में दूध डालेंगे, तो वो आप यहाँ पे पानी ले सकते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? ये वो अदर सब्सटेंस हैं, वो अदर सब्सटेंसेस हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं इस टी में, ये भी उस क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। अब मान लो चाय पत्ती डाली हमने या फिर अदरक डाली और कोई मसाला वगैरह डाल दिया, जो भी आप डालते हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ऐसे यहां पे जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा आर, बी इज इक्वल टू आई आर। बच्चे इसी को रट लेते हैं, यही आपका है ओम्स लॉ। तो आर क्या है? वेयर आर क्या है आपका? आर है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं यहां पे, मैं इधर रफ करके इधर डिफाइन करता हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से एक एक टर्म जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? रेजिस्टेंस एक अपोजेंट होता है, ठीक है, अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज एन एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, ये आपकी एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, कई बार इसको डिवाइस भी बोला जाता है। और इसका काम क्या होता है? जो अपोज करता है, विच अपोजेस, जो अपोज करेगा किसके फ्लो को? फ्लो ऑफ करंट को। तो विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो मैं यहां कर देता हूं फ्लो ऑफ चार्जेस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो यहां से आर विल बी इक्वल टू कितना? बी अपॉन आई, ठीक है। आर जो है वो आपका बी अपॉन आई के इक्वल होगा। और इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। एसआई यूनिट क्या है? ओम। ये आपका सिंबल है ओम का, OHM, ओम। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। अब हम देखेंगे बी और आई का ग्राफ कैसे बनता है। देखो ओम्स लॉ भी आपने देखा तो आपने क्या देखा कि जो आई है और बी है वो प्रोपोर्शनल है। अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा एक सेम रेशियो में। तो अगर बी आई के ग्राफ की बात करें तो बी आई ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा? मान लो बी बढ़ रहा है, इधर आपका बी है। 9th क्लास में आपने देखा होगा, आपने सीखा होगा, ग्राफ को ड्रॉ करते थे, एक को बाई एक्सिस पे, एक को एक्स एक्सिस पे, और उनकी जो स्लोप हुआ करती थी वो बाई अपॉन एक्स होती थी। तो स्लोप की बात करेंगे आपकी क्या हो जाती थी? बाई एक्सिस वाला, बाई एक्सिस का फैक्टर अपॉन एक्स एक्सिस वाला। तो यहां पे अगर मैं देखूं, अगर बी बढ़ रहा है इस तरह से, जितना बी बढ़ेगा उतना आई, फिर जितना बी उतना आई, दोनों को अगर हम मिलाएं और फिर मिलाने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे बी और आई दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उनको अगर हम मिलाएं और मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करें तो इनका जो ग्राफ बन रहा है बी आई का वो कैसा बन रहा है? वो ग्राफ आपका बन रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देख रहे होंगे आप लोग, जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं तो वो कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और स्लोप की बात करें, मैंने ये ट्रेंगल ले लिया, यहां से यहां तक
अब इधर ऊपर क्या चल रहा है, इधर आपका बी चल रहा है, इधर आई चल रहा है, यहां से यहां तक डेल्टा भी मान लिया, यहां से यहां तक डेल्टा आई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस में ऊपर के लिए बी है आपका, और इधर के लिए क्या है, वर्टिकल बी है, हॉरिजॉन्टल आपका आई है, तो अपॉन में डेल्टा आई और बी अपॉन आई आपका क्या होता है, आर होता है, इसे ही को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसकी जो स्लोप होगी वो हमेशा क्या देगी, रेजिस्टेंस देगी। और ये ग्राफ कैसा होगा, तो ये ग्राफ होगा आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो इट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये आपका कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। चलिए इसके बाद में आगे चलते हैं और बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिन पे रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। आपके 4 फैक्टर्स होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस जो है जिन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर है। आपने दिवाली पे देखा होगा, दिवाली पे आपने क्या देखा होगा, आपने झालर डाली होगी, जो भी आपने जैसी भी झालर लेके आए आपने झालर डाली होगी। झालर में आपने क्या देखा होगा कि जो झालर आप स्विच के पास में रख रहे हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा तेज ग्लो कर रही है, लेकिन जो बहुत दूर आप छत पे डाल रहे हैं, बाउंड्री वॉल पे डाल रहे हैं, उसकी ग्लोनेस जो है, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी जो है बहुत कम है। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट से रुपए आता है तो बहुत सारा कुछ आता है, लेकिन वो एक आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाता है। सुने, ये भी सुना होगा कि प्रधान ने जो है टट्टी खा ली, तो ऐसा होता है। ये लोग क्या करते हैं, रुपए खा लेते हैं। जब लोग प्रधान लोग वगैरह लोग हैं ये जब टट्टी खा जाते हैं तो फिर इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या होगी, शौचालय। जबकि हम लोग स्वच्छ भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट का रुपया आया, यहाँ से चला, बहुत चला और कम हुआ। जब तक ये भैया चिंटू भैया थे हमारे, इनके पास तक पहुंचा, ये बहुत कम हो गया, ठीक है, बहुत कम हो गया। ऐसे ही होता है। हमने क्या किया, फोन अपना यूज किया, फोन को यूज करते रहे कुछ देर तक, फोन हमारा गर्म हो गया। तो ऐसे ही अगर वायर बहुत लंबा है, वायर लंबा होने का मतलब है इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो वायर में करंट जाएगा। करंट जब जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है हीट। करंट क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। जो वर्क डन करता है जाने में, वो हीट की फॉर्म में डिसिपेटेड होता रहता है। तो लगातार फाइनल पहुंचते पहुंचते हमारी करंट की जो वैल्यू है, अगर वायर बहुत ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर हम पिछले वाले रिलेशन को देखें, V = IR, यहां पे अगर V कांस्टेंट है तो R क्या है, R है 1/I, R इनवर्सली है किसके, I के, या फिर हम कह सकते हैं IR के। यानी कि अगर आपका I कम हो रहा है तो R क्या करेगा, R आपका बढ़ेगा। ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा। तो लेंथ बढ़ रही है, करंट कम हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यानी कि पहला केस हो जाएगा, ये आपका डिपेंड करता है लेंथ पे। और लेंथ के कैसे है, डायरेक्टली है, यानी कि लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ गए आप लोग। ये मैंने बताया कि लेंथ बढ़ी तो करंट कम होगा, करंट कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा। सेकंड बात आती है क्रॉस सेक्शन एरिया की। क्रॉस सेक्शन एरिया, अब क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या है, आपसे पूछा जाए कि पतले वायर में करंट अच्छा फ्लो होगा या मोटे में, तुरंत आप कहेंगे अरे सर ये तो पतले वाले में फ्लो होगा, हम तो पतले वाला लाते हैं और पतला वाला अच्छा होता है, यही बताएंगे आप लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। करंट हमेशा किस में फ्लो अच्छा करता है, ये आपका मोटे वायर में अच्छा फ्लो करता है। एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो आप गोलगप्पे खाने जा रहे हैं और आपका मुंह छोटा है। अगर मुंह छोटा है तो बड़ा गोलगप्पा नहीं जाएगा। कहने का मतलब है ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये बड़ा होना चाहिए। अगर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है तो करंट जो है वो आपका ज्यादा जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, करंट आपका कैसा जाएगा, ज्यादा जाएगा, करंट जाएगा, रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। तो देख सकते हैं इन दोनों का रिलेशन, एक बढ़ रहा है घट रहा है। तो कैसे हैं ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। थर्ड बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर में क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी। अब जब हीट बढ़ेगी तो आपके रेजिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, वो आपका वो भी बढ़ेगा। वायर होते हैं ना, वायर फूक जाते हैं, फूक नहीं जाते हैं, वहां पे करंट का अमाउंट एक्सीड कर जाता है, हीट आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। हीट होने की वजह से रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट तक हो जाता है और करंट फ्लो होना बंद कर देता है। फोर्थ में अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ में आपका टेम्परेचर के बाद में क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे हर वायर है, हर किसी का अपना मटेरियल है। लोहे में, प्लास्टिक में है तो मटेरियल है अपना, उसमें करंट नहीं फ्लो होने वाला है। सिल्वर में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उससे कम कॉपर में, एल्यूमिनियम में। तो इस तरह से जितने भी वायर हैं उन सबका अपना एक नेचर है और उसी के अकॉर्डिंग उनमें करंट जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ और अगला टॉपिक है आपका रेजिस्टिविटी। क्या होती है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी जो है एक तरह की इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इतना नोट हो गया होगा। रेजिस्टिविटी क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, यानी कि हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है।
अब आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपने उसके 2 जड़ दिए, मेरे मारा या मुझे गालियां दी, मैं बर्दाश्त कर गया, तो वो आपकी अपनी रजिस्टिविटी है। आप कितना रजिस्ट कर रहे हैं, मेरी हर मटेरियल की अपनी ओन रजिस्टिविटी होती है। तो रजिस्टिविटी क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी। क्या है ये आपकी इंटरनल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और इसके साथ ही साथ हमें क्या पता है, अभी पिछले टॉपिक से हमने 2 बातें सीखी। पहला ये जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और सेकेंड वन हमने क्या सीखा, जो रेजिस्टेंस है वो आपका इनवर्सली है क्रॉस सेक्शन एरिया के। 2 बातें सीखी, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ऑन कंबाइनिंग अवर फैक्टर्स, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। जैसे ही हम कंबाइन करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, आर डायरेक्टली एल बाई ए। और जब भी ये आपको दिखे, ये उल्टा चार दिख रहा है, हिंदी भाषा का है ये उल्टा चार। अगर आप कभी पढ़े होंगे या फिर आपने कभी सन देखे होंगे, हिस्ट्री पढ़ी होगी अच्छे से, तब आपने ये चार देखे होंगे। इनकी जो इनका मुंह है वो ऊपर के लिए खुला रहता है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। अब हमारा काम होता है, हमें इसको वैनिश करना है, इसको गायब करना है। तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा रो, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। ये वाला ये इधर चला जाएगा, एल अपॉन में आ जाएगा। रो आपकी क्या है, रेजिस्टिविटी है। और इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है इसकी ओम इंटू मीटर, ठीक है। ये एसआई यूनिट हो गई। फिर आपसे कहा जाएगा इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो अगर मैं एक वायर लूं, कंडक्टर लूं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, इसकी लेंथ 1 मीटर कर दूं, यहां पे वैल्यू रखूं तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू एरिया बोले तो 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ बोले तो 1 मीटर। तो यहां से रेजिस्टेंस जो है, रो जो है, रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल निकल आई। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे द रेजिस्टिविटी इज defined as the resistance for a wire of length 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बताया आप लोगों को, तो ये आपका 1 मीटर स्क्वायर। और कोशिश करिए अपने आप नोट करने की, अपने आप बनाने की। ये डेरिवेशन कुछ नहीं है, अगर एक बार सही से पढ़ लिए ये सारा कुछ हवा में सॉल्व कर दोगे। और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम वो तो आपको बहुत छोटी लगेंगी। चलिए, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। टॉपिक का नाम है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, मान लो एक सर्किट है, उसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, एक ये है, एक ये है और ये आपका एक इस तरह से। ये आपका R1 है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये आपका R2 है और ये वाला है आपका R3, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन तीनों की जगह पे अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें, वो इनके जितना इक्वल जो है इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम लोग पहले कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं, वो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें जो भी रेजिस्टेंसेस लगे होंगे उन्हें हम कब कहेंगे सीरीज में है, जब पहले रेजिस्टेंस, ये इस तरह से हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 R3, अभी ये अलग हैं। मैंने पहला वाला रेजिस्टेंस लिया, इसका ये कि ये पहला वाला एंड हो जाएगा, ये दूसरा एंड होगा। तो पहले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड कनेक्टेड हो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से, इसको कनेक्ट कर देंगे आपस में। और फिर दूसरे रेजिस्टेंस का फिर से दूसरा एंड कनेक्टेड हो किसके, तीसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से, एंड सो ऑन, और इस तरह से आगे भी। तो हम लोग किसी भी सर्किट को सीरीज में कब कहेंगे, जब एक रेजिस्टेंस का या पहले वाले रेजिस्टेंस का दूसरा वाला एंड कनेक्टेड हो दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले एंड से। तो लिख दो इसमें 2 रेजिस्टेंसेस। सबसे पहले हम लोग 2 की बात करेंगे। 2 रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन सीरीज। 2 रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कहेंगे इफ सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड सो ऑन, और हम लोग कह सकते हैं और ऐसा आगे भी होगा, तो एंड सो ऑन।
ठीक है। अगर पहला रेजिस्टेंस का दूसरा एंड कनेक्टेड है दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड के लिए, और आगे वाले जो दो रेजिस्टेंस या 3 4 5 जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उन सब के लिए हम यही रूल फॉलो करेंगे। अब अगर इन दो की बात करेंगे तो ये पहला हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, पहले वाले का दूसरा एंड कनेक्टेड है दूसरे वाले के पहले एंड से, ठीक है। तो ये आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, 3 रेजिस्टेंसेस। तो लेट अस कंसीडर या फिर कंसीडर 3 रेजिस्टेंसेस, 3 रेजिस्टेंसेस हैं आपके, 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3, और कनेक्टेड किसमें है, R कनेक्टेड इन सीरीज, ये आपके सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, R कनेक्टेड इन सीरीज। इसके बाद में क्या होगा, सीरीज में आपका क्या सेम रहता है, ये आपका वोल्टेज भी अप्लाइड है और करंट जो है सीरीज में आपका करंट सेम रहेगा, आपको ध्यान रखना है सीरीज में करंट सेम रहता है, और पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। तो करंट रिमेन्स कांस्टेंट, करंट जो है वो आपका कैसा रहेगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, या करंट रिमेन्स सेम, एक ही बात है कांस्टेंट या सेम थ्रू आउट द सर्किट, पूरे सर्किट के दौरान करंट जो है वो आपका कैसा रहेगा, ये आपका सेम रहेगा थ्रू आउट द सर्किट, पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगा। और खास बात क्या होगी, अब अगर यहां पे रेजिस्टेंस लगा है और करंट सेम है, देखो V इक्वल टू होता है आपका IR। अब अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस करंट को कांस्टेंट कर दें, अगर आपका रेजिस्टेंस लगा है वो करंट को प्रिवेंट कर नहीं पा रहा, किसको प्रिवेंट करेगा, वोल्टेज को कम करेगा, यानी वोल्टेज जो है इस रीजन में ड्रॉप करेगा। हमने मान लिया R1 के क्रॉस वोल्टेज V1 है, R2 के क्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप या फिर वोल्टेज जो है वो V2 है, और R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपकी क्या है, वो आपकी है V3, ठीक है। तो जो अप्लाइड पोटेंशियल है यानी कि B है वो आपका इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी उसके सम के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे हम, द अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द, ये किसके इक्वल है, इक्वल टू द सम ऑफ, किसके सम के, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स। मैं इधर लिख देता हूं, पहले ब्राइटनेस एक बार सही कर लूं जिससे कि आपको सही दिखे। चलिए, तो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द रजिस्टर्स या फिर रेजिस्टेंसेस, जो डिवाइस है उसको बोलते हैं रेजिस्टर्स, और जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंसेस। तो यहां से R1 R2 R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके सम के, उसका जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा अप्लाइड वोल्टेज के। तो B1 प्लस B2 प्लस B3, इक्वेशन 1 बना के यहीं पे छोड़ दिया। अब हम मान लेंगे कि R1 R2 R3 को हटा के हमें इनकी जगह पे एक इक्विवेलेंट लगाना है। तो इफ R इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो ये कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते भी इसीलिए हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हो, 4 लगे हों, सीरीज में लगे, हमें उनको हटाना है और उनकी जगह पे एक इकलौता रेजिस्टेंस जो है यहां पे चिपका देना है। तो इफ R इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, या तो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम यहां पे, या फिर R1 R2 एंड R3, तो आपका क्या हो जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पढ़ चुके होंगे, B इज इक्वल टू IR होता है। तो यहां पे B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR इक्विवेलेंट, ठीक है। V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट हो गया। B हमारा क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है, I पूरा करंट तो कांस्टेंट है ही। अब इन तीनों को हटा दिया तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर B1 की बात करें तो B1 आपका कितना हो जाएगा, B1 विल बी इक्वल टू IR1। I1 R1 होता लेकिन I आपका सेम है, B2 कितना हो जाएगा, ये आपका IR2 हो जाएगा, और B3 हो जाएगा आपका IR3, ठीक है। इन तीनों को हम किस में चिपका देंगे, इनको चिपका देंगे हम इक्वेशन 1 में। तो इधर वाला हम रफ कर देते हैं और ये सभी वैल्यूज को हम कहां रखेंगे, इक्वेशन 1 में। चलिए, तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या था, B, तो B की जगह पे हो जाएगा IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। यहां पे IR2 होगा, I हमें मिल रहा है कॉमन, इधर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस का आपका R3, और इधर है आपका IR इक्विवेलेंट, I to I विल बी कैंसिल आउट। दिस इंप्लाइज दैट
आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इतना हमारे पास निकल आया। कई बार आर इक्विवेलेंट को हम लोग लिख लेते हैं RS, RS का मतलब है रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो ये भी आपका फॉर्मूला निकल आएगा। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है उसमें 1 2 3 की बजाय n रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं, मतलब ढेर सारे रेजिस्टेंसेस लगे हैं, तब हम क्या करेंगे, उन सब का सम कर देंगे। तो फिर मैं एक लाइन और लिख देता हूं, क्या हो जाएगी, इफ देयर इज n रेजिस्टेंसेस आपके n रेजिस्टेंस लगे हैं और किसमें है, ये आपके सीरीज में है, n रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 डैश Rn इन सीरीज, अगर ये आपके सीरीज में है तब हमारे पास क्या हो जाएगा, RS या फिर R इक्विवेलेंट, एक ही बात है, इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश प्लस का आपका Rn, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी को क्या करेंगे, डायरेक्टली एक अलजेब्रिकली सम कर देंगे इनका, इतना आप नोट कर लीजिए। इसको रफ करके चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, इसके बाद में हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, सबसे पहले हम 3 रेजिस्टेंसेस को फिर से लेंगे और ये बताएंगे कि कब इनको पैरेलल में कहा जाएगा। मान लो आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, एक आपका R1 है और एक आपके पास R2 है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये लास्ट वाला इस तरह से है आपके पास R3, ठीक है, R1 R2 R3, ये इस तरह से कनेक्टेड हैं। अब आपको देखने में क्या लग रहा है, ये है पैरेलल में। कैसे बताएंगे पैरेलल में है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ये जितने भी रेजिस्टेंस हैं इन सब का पहला एंड कनेक्टेड है एक कॉमन पॉइंट से और दूसरा एंड कनेक्टेड है एक दूसरे कॉमन पॉइंट से, ठीक है। तो ये किस में हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे पैरेलल में, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इनको बताएंगे कैसे। 2 रेजिस्टेंसेस आर said to be in parallel if their first end connected to one common point, ये पॉइंट मैंने ये मान लिया, and another या फिर सेकेंड एंड कनेक्टेड टू अनदर कॉमन पॉइंट, दोनों एंड जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उन सभी के कनेक्टेड होते हैं एक कॉमन पॉइंट से। तो 2 या मोर, 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर said to be इन पैरेलल, पैरेलल में क्या जाएंगे, कब, व्हेन देयर फर्स्ट एंड्स कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट, कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होंगे, सभी के लिए कॉमन होगा, एंड सेकेंड एंड्स, और जो सेकेंड एंड्स हैं वो आपके कनेक्टेड होंगे दूसरे कॉमन पॉइंट से, कनेक्टेड टू अनदर कॉमन पॉइंट, एंड सो ऑन, और आगे भी। लेकिन तब तक डिफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे करंट आई जा रहा था, तीनों में डिवाइड हो जाएगा, इसमें I1 हो जाएगा, इसमें I2 हो जाएगा, इसमें I3 हो जाएगा। सीरीज में करंट सेम था, इसमें आपका वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका कैसा रहेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, पूरे सर्किट में। तो कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर 3 रजिस्टर्स या फिर रेजिस्टेंसेस भी लिख सकते हैं आप। तो 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, और R कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड किस में है ये आपके, तो ये कनेक्टेड हैं पैरेलल में, R कनेक्टेड इन पैरेलल। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, अक्रॉस सर्किट, CKD मतलब सर्किट, रिमेन्स सेम, ये आपका कैसा रहता है, तो ये आपका रहेगा सेम। अब जो हमने करंट दिया है, मैं ब्राइटनेस एक बार फिर से एडजस्ट कर लूं जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, तो सेम, अब जो करंट हमने दिया है, जो करंट है इन ब्रांचेस के या रेजिस्टेंसेस के क्रॉस, वो इक्वल होगा टोटल करंट के। तो द करंट्स या द सम ऑफ
across resistors is equal to total current in the circuit. Total current in the circuit. तो यहां से I will be equal to I1 plus I2 plus I3. अब अगर मैं बात करूं इन तीनों रेजिस्टेंसेस के इक्विवेलेंट की, ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, इफ आर इक्विवेलेंट, या फिर इसी को हम बोल देते हैं आरपी, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1, R2 एंड R3 इन पैरेलल में, तब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है आपसे, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पे V विल बी इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, जहां R आपका टोटल करंट है और B है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से अब मुझे निकालना क्या है, I, दिस इंप्लाइज दैट I विल बी इक्वल टू B अपॉन R इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर हम I1 की बात करें, I2, I3, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, I1 विल बी इक्वल टू B अपॉन R1, क्योंकि B तो सब में सेम रहेगा, और I2 आपका कितना हो जाएगा, I2 विल बी इक्वल टू B अपॉन R2। वैसे यहाँ पे B2 होता, लेकिन V सबके लिए सेम है, और I3 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा B अपॉन R3। इन सब की वैल्यूज को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो मैं इधर रफ करके इनकी वैल्यूज को कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन 1 में रख देंगे हम लोग। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट, I की जगह पे आपका हो जाएगा B अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू B अपॉन I1 की जगह पे B अपॉन R1, B अपॉन R2, I2 की जगह पे प्लस B अपॉन R3। B हमारा कॉमन मिल रहा है, तो B अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, B मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां से B2 B विल कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन RP, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही आपका पैरेलल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर हमारे पास n रेजिस्टेंसेस हैं, कितने हैं, n रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, और ये अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तब क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ देयर इज n रेजिस्टेंसेस 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, R1, R2, R3 डैश Rn आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है तब क्या हो जाएगा, पैरेलल 1 अपॉन RP या फिर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ये आपका इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 1 अपॉन Rn के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से कितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हों, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है कि पैरेलल में तभी कहे जाएंगे जब उन दो रेजिस्टेंस की बात करें तो दोनों का एक एंड जो है वो एक कॉमन पॉइंट से हो, दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट से हो। क्योंकि बच्चों को अगर प्रॉब्लम आती है तो वो न्यूमेरिकल में आती है। मैं न्यूमेरिकल भी आपको समझाऊंगा और ट्रिक भी दूंगा जिससे कि आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए, तो इसके बाद में हम लोग करने जा रहे हैं अगला टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, कैसे पता चलेगा आपके अंदर पावर है? अगर नॉर्मल पावर की बात करें तो आप कुछ ना कुछ काम करेंगे, फिर उस वर्क को कितने कम टाइम में निपटा रहे हैं। आपके अंदर पावर ज्यादा होगी, आप उस काम को बहुत जल्दी करके लौट आएंगे। तो इस तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पावर जो है वो आपका रेट है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन। ठीक है, एक तो इस तरह से डिफिनेशन हो जाएगी, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि इट इज, दूसरी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि वर्क डन को करना है प्लस यूनिट टाइम में। तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। हम इसको दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे आपका रेट का मतलब भी होता है क्वांटिटी जो है, जैसे कि आपका वर्क डन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क या फिर इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम। अब हमने मान क्या लिया, तो यहां से P विल बी इक्वल टू W अपॉन T। जब आपका कोई चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है तो मैं क्या अज्यूम कर लूंगा, व्हेन
a charge q flows in a conductor under पोटेंशियल डिफरेंस B इन टाइम t, तो यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, देन वर्क डन हमने क्या पढ़ रखा था, आपने डिफिनेशन पढ़ी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज। तो V इज इक्वल टू क्या था आपका, B इज इक्वल टू आपका था W अपॉन Q, तो यहां से W विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, BQ। ये कैसे हुआ, क्योंकि डिफिनेशन B इज इक्वल टू था आपका W अपॉन Q नॉट, या फिर अगर हम चार्ज Q की बात कर रहे हैं तो Q। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब आपको क्या पता है इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें, सिंस मैं पहले ब्राइटनेस इधर सही कर लूं, चलिए तो इसके बाद में अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपका होता है I इज इक्वल टू क्यू वाई टी। यहां से हम Q क्या कर सकते हैं, Q विल बी इक्वल टू आई टी। ये T जो है ये आपका इधर चला जाएगा, ठीक है, इसे Q का साथ पसंद नहीं, I के साथ चला जाएगा, तो Q इज इक्वल टू आई टी हो गया। अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से आपका जो W है W इज इक्वल टू बी, और Q की जगह पे क्या हो जाएगा, Q की जगह पे हो जाएगा आपका आई टी। सो इलेक्ट्रिक पावर आपकी कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर P विल बी इक्वल टू क्या था आपका W अपॉन टी, W इज इक्वल टू क्या निकल गया, बी आई टी अपॉन टी, टी टू टी विल बी कैंसिल आउट, सो पावर P विल बी इक्वल टू बी आई। पहला रिलेशन निकल आया। इस पे रिलेटेड एक एमसीक्यूज पूछा गया एनसीईआरटी में। अब मुझे क्या पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपसे क्या कहता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू होता है आपका IR, इसको भी चिपका देंगे अब इक्वेशन में। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट P विल बी इक्वल टू, इस वैल्यू को यहां पे रखेंगे तो IR इंटू I, एंड दिस विल बिकम P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर और आई स्क्वायर आर। ये आपका एक और रिलेशन निकल आया। फिर से हमें क्या पता है, फिर से हम फ्रॉम ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से क्या होता है, फिर से वही रहेगा V इज इक्वल टू IR। तो यहां से अगर मैं I देखूं तो दिस इंप्लाइज दैट I विल बी इक्वल टू बी बाई आर। इसको भी हम ऊपर वाली इक्वेशन में अब इक्वेशन में चिपका देंगे। तो यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर टू आर विल बी कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज दैट P विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपका एक और रिलेशन निकला जो एमसीक्यूज दिया गया है। अब वहां पे आपसे क्या पूछा गया है, वहां से आपसे पूछा गया है कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं होगा, तो जो ऑप्शन आपका आता है राइट आंसर वो आता है आई आर स्क्वायर, क्योंकि आई आर स्क्वायर आपका इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं होता है। आप इतना नोट करिए। इसके बाद में चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद में हम लोग करेंगे अगला टॉपिक आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप फोन को देखा होगा, फोन चलाते होंगे, टेलीविजन और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अप्लायंसेस, ये सब क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद गर्म होने लगते हैं। फोन है आपका बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है। होता क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर में या फिर रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फ्लो करता है तब वो प्रोड्यूस करता है हीट को। क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हेडिंग का नाम है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है, तो द प्रोडक्शन यानी पैदा होना या फिर जनरेशन, जनरेट होना, प्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं जनरेशन ऑफ हीट व्हेन अ करंट फ्लोज, किसके थ्रू फ्लो करता है, फ्लो करता है थ्रू रजिस्टर और कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर या रजिस्टर के अक्रॉस जब आपका करंट फ्लो करेगा तो वो क्या बोलेगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर और कंडक्टर। ठीक है, ये आपका हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसके बाद में आता है इसके डेरिवेशन के बाद। तो हमने मान लिया कि व्हेन या फिर लेट कंसीडर अ करंट I flows for time t
टाइम t इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस r। ठीक है, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है इसका r। तो क्या हो जाएगा, देन जो वर्क डन होगा, वर्क डन, अब करंट जाएगा, करंट फ्लो करेगा तो वो क्या करेगा, वर्क करेगा। देन वर्क डन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैसे आपका v इज इक्वल टू होता है w अपॉन क्यू, w अपॉन क्यू। तो यहां से ही आपका w क्या हो रहा था, w इज इक्वल टू वी क्यू। अब q इज इक्वल टू क्या होता है, q इज इक्वल टू होता है आई टी। कैसे आई टी होता है, I इज इक्वल टू होता है q बाई टी। तो यहां से वर्क डन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी आई टी, जो वर्क डन है वी आई टी हो जाएगा। और ये जो वर्क डन है ये डिसिपेटेड हो जाएगा, या फिर ये आपका चला जाएगा किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो दिस वर्क डन इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो यहां से H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H विल बी इक्वल टू वी आई टी। और अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, ब्राइटनेस फिर से मुझे इस साइड, चलिए, तो अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ की, तो फ्रॉम ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू आई आर। तो B इज इक्वल टू आई आर जो है अब इक्वेशन, यानी कि इस वाली इक्वेशन में चिपका देंगे। तो यहां से S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B की जगह पे आई आर इंटू आई टी। तो ये आपका जो है आई आर इंटू आई टी, ये जो हीट है वो कितनी हो जाएगी, H विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आपसे कहा जाए। और इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। और ये क्या कह रहा है, ये आपसे क्या कह रहा है, पहला टर्म जो है, या फिर इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो जो इससे कंक्लूजन्स निकलेंगे वो कंक्लूजन्स क्या होंगे, पहला तो जो आपकी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई स्क्वायर के स्क्वायर ऑफ द करंट। सेकेंड डायरेक्टली है ये आपकी रेजिस्टेंस के, तो आर, और किसके, टाइम के। यानी कि अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ा तो हीट बढ़ेगी, और टाइम अगर आपका बढ़ा तो भी हीट बढ़ेगी, और करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास अगली बात आती है एप्लीकेशंस की, कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशंस या फिर वो डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, अप्लायंसेस जो आपके वर्क करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो पहला आपका इलेक्ट्रिक आयरन, जो हमारे घर में इस्त्री होती है, इस्त्री मतलब प्रेस, जो हम लोग कपड़ों पे करते हैं, ये दूसरी वाली इस्त्री है। तो इलेक्ट्रिक आयरन, और क्या आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। और गीजर, टोस्टर, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके अप्लायंसेस हैं किसके, हीटिंग इफेक्ट। और जो फिलामेंट बल्ब है, फिलामेंट बल्ब जो अब तो एलईडी का दौर चल रहा है, पुराने जमाने में जो फिलामेंट बल्ब हुआ करते थे उनका लाइफ टाइम जो है बहुत कम था, 2500 था। अब ये जो है रिलायबल हैं और इनमें पावर कंजम्पशन बहुत कम है। तो ये सारा कुछ आप नोट कर लें, देख लो, मैं एक बार ब्राइटनेस चेक कर लूँ, फिर अगला टॉपिक भी यहीं निपटा देते हैं। चलिए, तो इसके बाद में बात आती है अगले टॉपिक की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मान लो आपके पास एक बैटरी है, बैटरी में क्या होगा, दो टर्मिनल होंगे, या फिर दो टर्मिनल के बीच की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बैटरी में दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन in maintaining the PD बोले तो potential difference between two terminals of a battery, बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां से वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम लोग वर्क डन निकालेंगे, मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस। और भी आप चाहें तो और कुछ लिख सकते हैं, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, या मैं लिख देता हूं बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी,
या फिर सोर्स ऑफ ईएमएफ भी कह सकते हैं, ठीक है, टर्मिनल्स ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो यहां से आपका जो वर्क डन है W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V क्यू हो जाएगा। चार्ज फ्लो कर रहा है, इसके दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया B है, और चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, चार्ज Q फ्लो कर रहा है, तो जो वर्क डन है V क्यू हो जाएगा। अब फिर से वही आपके पास I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है सिंस, तो यहां से Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा IT, इस वैल्यू को रखेंगे, W विल बी इक्वल टू VIT, और सिंस फिर से B इज इक्वल टू क्या होता है आपका IR होता है। तो जो आपका वर्क डन है यानी कि जो एनर्जी है वो कितनी निकल आएगी, वो आपकी निकल आएगी I² RT। इतना आप नोट करिए। इसके बाद में चलते हैं अगले रिलेशन की तरफ। तो अगला टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिलेशन निकालना है। तो हमने भी कई रिलेशन निकाले थे पावर के, वहां से हम एक रिलेशन को उठा लेते हैं। P इज इक्वल टू क्या है, I²R। तो लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं पावर कितना होते, पावर का क्या निकल गया था, I²R। और इसके बाद में जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड E इज इक्वल टू आपका निकल के आया था I²RT। दोनों को इक्वेट कराएंगे तो यहां से E इक्वल टू हो जाएगा, ये जो I²R है फ्रॉम इक्वेशन 1 वो P के इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा P इंटू टी, E इज इक्वल टू P इंटू टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम, इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम फॉर दैट करस्पॉन्डिंग पावर। चलिए एक और आपका बचता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट क्या है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट को हम लोग बोलते हैं एनर्जी की 1 किलोवाट, और 1 यूनिट इज इक्वल टू, इसी को बोलते हैं यूनिट, या फिर हम कह सकते हैं यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। और इसको अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 किलो का मतलब होता है 1000 वॉट हो गया, 1 किलो वॉट का मतलब है 1000 वॉट, इंटू और का मतलब है 60 मिनट, 1 घंटा इज इक्वल टू कितना 60 मिनट, और 60 मिनट में मल्टीप्लाई हम किससे करा देंगे, इसको फिर से कन्वर्ट कर देंगे, मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो ये आपका हो जाएगा 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये आपका यहाँ पे वॉट था। तो ये आपका हो गया 66 इंटू 10 टू द पावर 3 to 5, तो 10 टू द पावर 5 वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड आपका जूल होता है, एक पॉइंट इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा, और ये एक यूनिट है या फिर 1 किलोवाट और है। यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट और इज इक्वल टू, इस पे क्या आता है, एक न्यूमेरिकल आता है, आपसे पूछा जाएगा, या फिर आप जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं वो इसी फॉर्मूले से निकलती है, किलोवाट और से। अगर डेज की बात करेंगे तो फिर हम वहां पे मल्टीप्लाई करा देंगे डेज की, इसी में आगे डेज की मल्टीप्लाई हो जाती है। इस पे न्यूमेरिकल इस तरह से पूछा जाता है कि एक पर्सन है जो एक एसी यूज करता है 2 किलोवाट की, और वॉशिंग मशीन यूज करता है, बल्ब यूज करता है, फैंस यूज करता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी को आपको दिया गया होगा कि 1 यूनिट का इतना प्राइस है, तो फिर जितना उसने जून जुलाई जिस मंथ में यूज किया है उसका कॉस्ट कितना निकल के आएगा। तो इस पर एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।